बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का मुकाबला कर रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। और 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं DGI-SPR के मुताबिक, और उनसे मुकम्मल तौर पर नबरद आज़मा हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। और DGI-SPR का ये भी कहना है कि मजमूई तौर पर 54 दहशत गर्दों को हलाक किया जा चुका है और मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में पाक फौज ने, FC और पुलिस ने ऑपरेशन शाबान का आगाज किया है, और ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों को एक जवाब है। और बारहा मुतनब्बे भी किया गया इनके सहूलतकारों को भी और बहुत सारे लोगों को भी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से ये पैगाम दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, फील्ड मार्शल साहब की जानिब से, कि अब किसी को भी किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। वो कोई भी बॉर्डर हो, वो कोई भी जगह हो, वो कोई भी इलाका हो, पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी हरकत की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और फौरी तौर पर दिया जाएगा। इसी तरह एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। कौमी सूबाई सियासत, अस्करी क़यादत सब इस बात पर पुरअज़्म रहे कि मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल से नबरद आज़मा होना है और इस दहशत गर्दी का खात्मा करके हमने दम लेना है, और यकीनी तौर पर इस दहशत गर्दी का खात्मा होगा। लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, और जिस तरीके से दुश्मन ममालिक जो हैं हमारे, बिलखसूस अगर बात की जाए, एक पड़ोसी मुल्क है और एक वो दूर बैठा हुआ इस्लाम दुश्मन मुल्क है जिसे इसराइल के नाम से दुनिया जानती है। ये दोनों भी मुकम्मल कोशिशें जारी और सारी रखे हुए हैं। इनकी तरफ से फंडिंग भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है, हथियार भी आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारे आला ओहदेदार और हुकूमती ओहदेदार कह रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इसराइल जो है इधर फंडिंग कर रहा है, और इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत है। तो इसकी फंडिंग का रास्ता और जरिया कैसे है और उसे रोकना कैसे है, और अभी तक उसे रोका क्यों नहीं जा सका, कौन कौन से अवामिल उसमें कार फरमा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। तो जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब बाबर यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन बराए दाखिला बलूचिस्तान हुकूमत हैं। और दोनों शख्सियात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जनाब एजाज महमूद साहब, एयर वाइस मार्शल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर फरमाइएगा, क्या देखते हैं, क्या मुहर्रिकात हैं इस तशवीशनाक लहर और इस तशवीशनाक सिचुएशन के पीछे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से ये अनासिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। KPK हो या फिर बलूचिस्तान हो, ये ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर इन्होंने बिल्कुल यलगारी तौर पर जो है इन्होंने पंजे गाड़ रखे हैं। और जिस तरीके से वो शहरियों को, जिस तरीके से वो आम आवाम को, जिस तरीके से वहाँ के रहने वालों को और फिर लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और फिर एकदम से इस लहर का बड़ी शिद्दत से उठना, जैसे कि DGI-SPR ने भी कहा कि 4 रोज में 3 बड़े वाकयात हुए हैं बलूचिस्तान में। क्या मुहर्रिकात नजर आते हैं आपको? देखिए, इसके कुछ तो बिल्कुल वही कंटिन्यूशन है और कुछ तो वही पैटर्न है जो भारत की तरफ से या फितनतुल ख़वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान के थ्रू पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा था। फिर इसको एक सर्ज या इसको एक सरपरस्ती मिली जब अफ़गानिस्तान में, काबुल में तालिबान की हुकूमत आई। तो उससे उन अवामिल को जो है, जो पाकिस्तान से हमारे जो हमने ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, और उससे पहले भी, उससे वो जब यहाँ से कुछ लोगों को तो जो है ख़ात्मा कर दिया गया, कुछ अंडरग्राउंड चले गए पाकिस्तान में, और बहुत सारे भाग के अफ़गानिस्तान में उन्होंने पनाह ली। पाकिस्तान के साथ नेबरिंग जो उनके प्रोविंसेस हैं, कुन्नड़ हो गया या निंगरहार वगैरह, तो उनको एक सरपरस्ती मिली, तो उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात ये हुई कि भारत को जब उनके ऑपरेशन सिंदूर में, उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उनको जब शदीद नाकामी हुई, तो उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़
ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेंगे। तो जाहिर है वो सरहदों पे तो वो नहीं कर सकते थे ऑल आउट वॉर, या उसका तो वो जो है तजर्बा करके उन्होंने हजीमत उठा ली। तो उन्होंने सब कन्वेंशनल डोमेन में अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और टोटल फोकस उन्होंने इन प्रॉक्सीज के ऊपर किया। फिर तीसरी बात ये हुई कि पाकिस्तान को जो एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे जो इस रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान को पजीराई मिली, ये चीज़ भारत से बढ़ के फिर ये इजराइल तक बात चली गई। और वो जो पहले से ही पाकिस्तान को बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट और वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पार्क की वजह से वो पहले से ही हमारे से दुश्मनी रखते हैं, तो उन्होंने एक नेक्सस डेवलप कर लिया भारत के साथ। सही। और बदकिस्मती ये है कि आप देखिए कि ये तो चलो यहूदो हनूद थे, इनके बारे में तो कुरान में भी है, लेकिन जो तीसरा मुल्क जिसका आपने नाम नहीं लिया, जो जिनको हमने 40 साल तक अपने मुल्क में पनाह दी, उनको उनके बच्चों को तालीम, उनको मेडिकल की सहूलियात और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको रोजगार के मौके दिए, वो भी भारत की गोद में जाके बैठ गया। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं, और अब आखिरी उनके हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से अब ये सर्ज आ गई है या ये ऑपरेशन में उनकी तरफ से शिद्दत आ गई है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टेटस है वो भारत से हजम नहीं हो रहा। तो वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान की अफवाज को जो है वो एंगेज करने के लिए, वो ये सारी फंडिंग, ये सारी प्रेपरेशन और ये सारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहे हैं। तो ये पूरा जो है जी लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली के हो क्या गया है। अब करना क्या है, अगर आप अभी चाहें तो मैं भी इस पे बात कर सकता हूँ, या हम अगले इस सवाल के जवाब में फिर सर मैं इसी जो करना क्या है और लाहे अमल क्या होगा, इस पे आपका पॉइंट लूंगा, क्योंकि सर मुझे ब्रेक पर भी जाना है। तो मैं चाहता हूं कि बाबर यूसुफ सईद साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लें। तो बाबर यूसुफ सईद साहब फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है वहां पर, और इस वक्त जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो क्या कर रही है? क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे तो बिल्कुल हम वक्त तैयार रहते हैं, और हमने यही देखा है कि बलूचिस्तान हो या KP हो या जितने भी मुल्क के अंदर इस तरह की मामलात हों, तो सिक्योरिटी इदारों ने बढ़ चढ़ कर और बड़े ही बेहतरीन और जबरदस्त किस्म का काम किया है। हुकूमती इक़दाम किया है वहां पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं जरा आपको पहले अपडेट करना चाहूंगा, आज तक किए गए हमारे IBOs ऑपरेशन, हमारे सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन में जो है 75 फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल हुए हैं, और हमारे 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, पुलिस के जवान और ऑफिसरान ने जामे शहादत नोश किया है। ये गुज़िश्ता हफ्ते जो है हमारा ज़ियारत में एक मांगी स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहां पर फितनतुल ख्वारिज के हमलावर जो हैं वो हमलावर हुए थे। हमारी पुलिस ने उनके साथ मज़ामत की, आखिरी गोली तक वो जवामर्दी से इनके साथ लड़ते रहे। हमारे 28 पुलिस के जवान और 2 SHO इसमें शहीद हुए, और उन्होंने इनके सामने सरेंडर नहीं किया, इनका मुकाबला किया। उसके बाद जो है फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बेला में जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, और आज सुबह भी खुजदार में जैदी पे जो है ना पुलिस स्टेशन पर इन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसे हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अफवाज पाकिस्तान ने, FC ने और पुलिस ने नाकाम बनाया, उनका हमला पसपा किया। 8 दहशतगर्द मौके पे जहन्नुम वासिल हुए, और बाद में फिजाई कार्रवाई करते हुए 6 दहशतगर्दों को मजीद जहन्नुम वासिल किया गया। गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त छुपाने के लिए बलूचिस्तान में जो है बहुत बड़ी तादाद में अपने फितनों को भेज रहा है। सरहद पार से दरअंदाजी बहुत ज्यादा है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द, फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द वो बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। देखिए, हमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हमारे साथ ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, और ये जो बॉर्डर
बॉर्डर लाइन है ये 2160 किलोमीटर पर मुहित है। 1260 किलोमीटर पर हमारे साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है और 900 किलोमीटर पर जो है हमारे साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। ये दहशतगर्द दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से, रेगिस्तानों से, सहराओं से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और भारत की ईमा पर, भारत की आशीर्वाद से ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इस दहशतगर्दी को भारत सपोर्ट कर रहा है। सही ये सही इंपोर्ट सही होकर सही सर पाकिस्तान आ बाबर रही है यूसुफ और जई साहब अफगानिस्तान बिल्कुल आप फैसिलिटेट दुरुस्त कर रहा फरमा है। रहे हैं। बाबर यूसुफ जई साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये सारी जो यहाँ पर मामलात चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और इसकी सहूलतकारी के हवाले से, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी की ये एक लहर बड़ी तेज़ी से उठी, इसके मुहर्रिकात आपको क्या नज़र आते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग भी शामिल हैं, भारत तो है ही है जो इस तमाम प्रॉक्सी को लीड कर रहा है, और फिर उसके बाद इसराइल भी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में मदऊ करने का शुक्रिया। अगर हम पुराने बैकग्राउंड को छोड़ दें और फिलहाल जो करंट एक लिहाज से सर्च आई है टेररिज्म पे, स्पेशली ये इस महीने के अंदर अंदर ही उस पे फोकस करें तो उसके 2-3 बड़े रीज़न हैं। एक तो ये है कि इस एंटी पाकिस्तान जो नेक्सस है, इसमें जो 3-4 एलिमेंट्स हैं, सब पे एक्चुअली गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ कारी ज़रबे लगी थी। तो वो अपने रिस्पॉन्स साइकिल में उन्होंने अपना रिस्पॉन्स तेज किया है। मसलन अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान के साथ जो उन्होंने दहशतगर्दों को अपने मुल्क में पनाह दी हुई है, और पाकिस्तानी जो तंजीमें भी इस तरह की हैं जो यहाँ पर कार्रवाई करके और फिर वहाँ सपोर्ट हासिल करती हैं या फिजिकल प्रोटेक्शन उनको मैसर होती है, उनको भी काफ़ी टारगेटेड किया गया था। तो एक तो वो फैक्टर है जो एक प्रॉन्ग है। फिर डेफिनेटली इंडिया की जो इंटरनेशनल रेलेवेंस है और बाकी चीज़ों में काफ़ी वो इक्लिप्स में चला गया, जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी, पीस कीपिंग में भी और बहुत सारी चीज़ों में हमारी ओवरऑल रेलेवेंस और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही। तो इंडिया ने भी अपनी इन चीज़ों को तेज़ किया है। थर्डली जो लोकल एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान में, जो BLA और उसके अलावा बाकी एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हैं, उनको तो इस्लामिक कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि खारजी ग्रोह हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनकी थॉट इस्लाम से ज़्यादा दहशतगर्दी या ज़बरदस्ती की सोच रखती है। तो उन तीनों को डेफिनेटली पॉप अप किया गया है ताकि जो पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया है या पाकिस्तान के इर्द गिर्द अगर अमन बिलफर्ज आ जाता है, तो बलूचिस्तान ही वो मेन कॉरिडोर है जिसके थ्रू बहुत सारी एनर्जी कनेक्टिविटी भी है और ट्रेड कनेक्टिविटी भी है। कि अगर हम बिलफर्ज करें कि ईरान में ये मामला फाइनली किसी अच्छी तरफ चला जाता है, तो जो कॉरिडोर्स एनर्जी के और ट्रेड के खुलते हैं वो बलूचिस्तान के थ्रू ईरान और फिर सेंट्रल एशिया जाते हैं। तो अगर इधर हालात जब तक लोकली सही नहीं होंगे तो वो वाला एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट जो पाकिस्तान को आ सकता है वो मुयस्सर नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इन सब को तेज किया गया है। ये बुनियादी वजह आपको नजर आ रही है। और इस सारी सूरत हाल पे बाबर यूसुफ जई साहब फरमाइएगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इन तमाम वजूहात का, और जो अभी एयर कमोडोर साहब ने भी कहा, आपने भी इनका जिक्र किया और इनमें कोई शक और कोई दो राय नहीं है, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी और बलूचिस्तान में बैठे हुए सियासतदान और बलूचिस्तान में आने वाली जितनी भी पीछे गुजरी हुई हुकूमतें और जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी तरजीहात क्या हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम के तमाम मामलात को हमारे सिक्योरिटी इदारे ही हमेशा से कंट्रोल करते हैं और तमाम सिचुएशन को सिक्योरिटी इदारे करते हैं, देखते हैं। हुकूमतें वहाँ पर क्या कर रही हैं और उनका रोल क्या है? देखें, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में बेहतरीन डिलीवर कर रही है, वो परफॉर्म कर रही है। हम अपनी यूथ को जो है इंगेज कर रहे हैं, यूथ के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम ला रहे हैं, वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा एक नैरेटिव बनाया जाता है, एहसास महरूमी का नैरेटिव या जो है हकूक का नैरेटिव बनाया जाता है। समटाइम्स जो है मिसिंग पर्सन्स को भी उसमें ऐड कर लिया जाता है। ये नैरेटिव जो है ये सारे इंडिया से प्लांट होकर आते हैं, इंडिया इसका स्क्रिप्ट देता है और फिर इस नैरेटिव की बुनियाद पे बलूचिस्तान में नफरतें
افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. صوبائی حکومت گورننس کو بہتر کر رہی ہے, گڈ گورننس ہے اس ٹائم صوبے میں یہ جو مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی نہ گورننس کا ایشو نہیں ہے. انٹرنیشنل جو پراکسیز ہیں وہ بلوچستان میں انوالو ہیں, وہ بلوچستان کو توڑنا چاہتی ہیں, وہ نہیں بلوچستان کی معیشت کو آپ کی نقصان بابر پہنچانا یوسف زئی چاہتی صاحب, ہیں. آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل پراکسیز جو ہیں وہ توڑنے کی کوشش بھی کرتی ہیں, لیکن ان کے جو سہولت کار ہیں اور ان کے جو معاون ہیں وہ بھی تو بلوچستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. جی وہ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں ان کے لیے سیف ہیون جو ہے وہ افغانستان ہے. وہ بلوچستان میں بیٹھ کر اس تمام چیزوں کی دہشت گردی کی معاونت نہیں کر رہے ہیں, نہ سہولت کاری کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں آستین کے سام جو یہاں پر بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گرد ہم جو ہے گہرا تنگ کر رہے ہیں, لیکن موسٹلی جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, میں نام لوں گا کھل کے, اللہ نظر ہے, بشیر زیب ہے, نور ولی محسود ہے, یہ لوگ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں, یہ اپنے کارندوں کو بھیجتے ہیں پیسے لے کے. اسپانسر ٹیرورزم ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی ایک لاحاصل جنگ ہے, یہ کسی اصول کی یا نظریات کی جنگ نہیں ہے, حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی جو ہے نا سائل وسائل کی جنگ نہیں ہے, کوئی احساس محرومی کی جنگ نہیں ہے. بلوچستان کا جو عام شہری ہے وہ محب وطن ہے, وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ جو ساری پلاننگ ہوئی ہے یہ اسرائیل نے کی ہے, انڈیا نے کی ہے, افغانستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. حکومت سے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں ہے. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپوزیشن کی ہوں یا گورنمنٹ کی ہو, وہ ایک پیج پر ہیں. ابھی 10 دن پہلے بلوچستان اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا, اپوزیشن جماعتوں نے اور گورنمنٹ کی جماعتوں نے اسے اپریشیٹ کیا. اس میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے تھے. سیکیورٹی فورسز, آپ کی بات بالکل بجا ہے, دن رات قربانیاں دے رہی ہیں, دن رات جانوں کے نذرانے دے رہی ہیں, بلوچستان کے دیرپا امن کو قائم رکھا ہوا ہے. لیکن دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کون ایسی طاقت ہے جو سی پیک کو کامیاب نہیں ہونے دینے چاہتی, کون سی ایسی طاقت ہے جو گوادر پورٹ کو فنکشنل نہیں ہونا دینا چاہتی, کون سی ایسی طاقت ہے جو ریکوڈک اور سندک سے جو ہے نا جو معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں اس سے پاکستان کو مستفید ہونے نہیں دینا چاہتی. یہ ایک لا حاصل جنگ کی طرف بلوچستان کو دھکیلا جا رہا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ, اپنے سروائیول کی جنگ وہ بلوچستان میں کھیل رہی ہیں, بلوچستان میں لڑ رہی ہیں. معصوم بلوچستانیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, سافٹ ٹارگیٹڈ مسافروں کو, مزدوروں کو, اسکول جانے والے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پہ وار کیا جاتا ہے. اب کیوں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پہ وار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر بلوچستان آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. بلوچستان بابر یوسف پاکستان کی زئی بیک صاحب, بون ہے. آپ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. جس طریقے سے آپ نے نیکسس کی بات بھی کی, اور افغانستان اور بلوچستان, افغانستان کے اندر اور بھارت اور اسرائیل جس ملی بھگت سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس پورے نیکسس کو توڑنے کا لاہ عمل کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ تو بیرونی نیکسس ہے, اس کے ساتھ جو اندر بیٹھے ہوئے موجود, ملک کے اندر بیٹھے ہوئے موجود سہولت کار ہیں, ان کا خاتمہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ دیکھیے, آپ کے سوال کا پہلا حصہ, اس نیکسس میں اسرائیل اور بھارت کو ہمیں ظاہر ہے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہماری کنفرنٹریشن بھارت کر کے دیکھ چکا ہے, اور اس وجہ سے اب وہ دوبارہ تو فی الحال اس کا ان کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. تو ہمیں یہ درمیان میں جو جس جگہ سے یہ, جس سرزمین سے یہ ساری جو فساد کی ایفرٹ ہے وہ پاکستان میں فنل کی جا رہی ہے, وہ افغانستان ہے. تو ہمیں افغانستان کو جو ہے اس پر ٹارگٹ کرنا ہے, اور ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے محض کائنیٹک اپلیکیشن کرنی ہے, جو کہ اب مجبوراً ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں افغان عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف افغانستان میں جو ایک مسلط کابل رجیم ہے اس کا مسئلہ ہے, یا پھر ان کے پروردہ جو وہاں پہ پاکستان مخالف گروہ ہیں, فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج, اس کا وہی مسئلہ ہے. تو ہمیں ابھی جو ہمارا ایک انٹرنیشنل تشخص ہے اور جو ہماری دنیا میں اس وقت تعلقات ہیں ایک بڑے ہائی نوڈ پہ ہیں, تو ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. امریکہ کو اور چائنا کو ہمیں یہ جو ہے اس میں انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ امریکہ افغانستان کو جو ہے ابھی تک فنڈنگ کر رہا ہے. وہ اگرچہ لوگوں کے لیے ہے یا وہ ایڈ یا ہیلپ کی صورت میں ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ مضبوط کرتی ہے طالبان حکومت کو وہاں. جی, اس کا استعمال غلط ہے. چائنا وہاں پہ جو اپنے
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور دوسرے چیزوں میں پروجیکٹس میں فائنانسنگ کر رہا ہے، تو چائنا کا بھی ایک لیوریج ہے. ہمیں ان دونوں ملکوں سے جو ہے بات کرنا ہوگی کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں اور ان کو آمادہ کریں کہ یہ دوحہ میں کیے ہوئے اپنے وعدوں کا پاس رکھیں اور بھارت کے ہاتھوں اعلی کار بن کر پاکستان کو نقصان مت پہنچائیں. اور اگر وہ یہ نہیں سمجھتے تو پھر وہ جس زبان میں سمجھتے ہیں مجبوراً ہمیں بھی اسی زبان میں ان کو جواب جو ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے لیے ریاست کے طور پہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمسایہ ملک وہ ڈائریکٹلی اگر پاکستان کی بقا کے جو ہے یا سروائیول کے جو ایشوز ہیں، سورینٹی کے جو ایشو ہیں، ہمارے لوگوں کی جان و مال کی جو حفاظت کی جو ذمہ داری میں رکاوٹ ڈالیں گے، تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم پھر ان کے ساتھ اسی طرح ہی نپٹیں گے جو کہ ہماری مسلح افواج کر رہی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں تھوڑا انورڈ لوکنگ اپروچ بھی ہونی چاہیے. دیکھیے ابھی ہمارے ساتھی بلوچستان کی بات کر حکومت کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، یقیناً وہ اپنی کوششیں کر رہے ہوں گے. موجودہ جو چیف منسٹر ہیں ان کا انٹیریئر منسٹر کے طور پہ بلوچستان میں بڑا اچھا تجربہ بھی ہے، وہ بڑے پرو ایکٹیو جو ہے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ڈینائل موڈ میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ ایک ہیلنگ ٹچ بھی ہم نے ان کو دینا ہے تاکہ وہ لوگ جو وڈران ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن ان کو جو ہے نہیں انگیج کر رہی یا صوبائی حکومت میں وہ اپنی ریپرزنٹیشن نہیں دیکھتے، تو ان کو بھی ہم نے اپنی طرف جو ہے نا ان کو لے کے آنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں فیڈریشن تو بہت فنڈنگ کرتی ہے، لیکن صوبائی لیول پہ شاید allow me to say کہ شاید اس طرح سے وہ ہیلنگ ٹچ مسنگ ہے. اور ایئر وائس مارشل صاحب بالخصوص نوجوانوں کا، جس طریقے سے نوجوانوں کی ذہن سازی وہاں پر کی جاتی ہے اور نوجوان خون کو ابھارا جاتا ہے اور یہ پراکسیز جو ہیں اپنے ساتھ انہیں ملا کر استعمال کرتی ہیں، تو ان کی ذہن سازی کو جو سارا نیکسس ہے اس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. دیکھیے دشمن نے تو وہی کرنا ہے جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں. دشمن سے خیر کی تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے. بالکل. اگر دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بھی تھوڑی سول سرچنگ کرنی چاہیے نا کہ اگر دشمن باہر سے آ کے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو ورگلا رہا ہے، ان کو ریڈیکلائز کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو جو ہے ڈی ریڈیکلائز کر سکتے، یا ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو دشمن کے ان ناپاک عزائم کا نشانہ بننے سے کیوں نہیں بچا سکتے. یہ ہمارا فیلئر تو ہے نا، تو ہمیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور دشمن کو اس محاذ پہ بھی منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا نیشنل ایکشن پلان جاری کیا گیا اور کافی پہلے بھی اس کے حوالے سے کام ہوتا رہا، لیکن اس پر اس طریقے سے عمل درآمد ہو نہیں پاتا جس طرح نیشنل ایکشن پلان جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو وہ رکاوٹیں آپ کو کیا نظر آتی ہیں کہ مکمل طور پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا، اور کس طریقے سے ہم اس کو مکمل طور پہ جو ہے ایگزیکیوٹ کر سکیں؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان ایک میرا خیال ہے پاکستان کے آئین کے بعد وہ ایک دوسرا موقع تھا جس کو پارلیمنٹ میں آئل کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپروو کیا. وہ حکومت تھی اس وقت کی یا اپوزیشن تھی. لیکن ہوا کیا، وہ 14 اور بعد میں ریوائز پلان میں جو 20 نکات تھے، ان میں سے جو نکات تو فوج سے متعلقہ تھے، فوج نے تو اپنا کام کر دیا. اس کے بعد جو مدارس کی ریفارمز ہونی تھی، ڈی ریڈیکلائزیشن ہونی تھی، جو بچوں کے لیے سلیبس چینج ہونا تھا، جو امپاورمنٹ ہونی تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ چیزیں کہاں ہیں؟ صحیح، وہ چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور اس لیے جو ہے دشمن ہمارے انہی گیپس کو جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو جب تک دیکھیے ہم لوگ مسلح افواج تو اپنا کام کر رہی ہیں، وہ تو
दुश्मन बॉर्डर्स पे हो, हवाओं में हो, पानियों में हो, उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सैलाब या ज़लज़ले में भी अपना काम कर रहे होते हैं। वो तो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी भी अपनी जानें दे रहे होते हैं। जी अभी कल की बात है, हमारे एक ऑफिसर ने एक खातून की इज्जत बचाते हुए जी वो अपने बच्चों को यतीम कर गया। जी ये लेवल है अब फौज की कमिटमेंट का। जी लेकिन मुआशरे की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं है कि मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। सर, इसके हवाले से ये भी फरमाइएगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो आला हुकूमती अहदेदार हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात को कहा कि ये जो दहशतगर्दी के करने वाले अनासिर हैं, इनके पास बड़ी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो इसका मतलब ये है कि उन तक जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पहुंची है, तो वहाँ पर भी हुकूमतें कहीं ना कहीं पे फेल हैं कि उन तक वो टेक्नोलॉजी कैसे पहुंची है। और जो अपनी पुलिस है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं और हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो तो बिल्कुल मुतहरिक हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो लोकल लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो उन तक मुहैया नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान में आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, फिर जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान शुरू किया, उस वक़्त मैसिव फंडिंग की गई फेडरेशन की तरफ से, लेकिन उसका कहीं असर नज़र आया हमें आम आदमी की ज़िंदगी में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? जवाब नहीं है। अभी बड़े अच्छा स्टेप लिया, मैंने कल ही अनाउंसमेंट सुनी कि 25 अरब का पैकेज दे रहे हैं सिक्योरिटी, जो है रोड्स की सिक्योरिटी। वो बहुत अच्छी बात है, उससे आमदरफ्त बेहतर होगी, लोगों का रियासत पे